करंट डेंसिटी जो होती है वो करंट की तरह एरिया पर नहीं डिफाइंड होती, पॉइंट पर डिफाइंड होती। कंडक्टर के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है तो ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि भाई साहब ई की जो वैल्यू है वो है V/L। अब मान लें कि करंट अगर ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है तो करंट इसको चीरते हुए क्रॉस करते हुए जा रहा होगा, ऐसे सोचोगे तो समझ में आएगी बात। तो VA माइनस VB की वैल्यू हमेशा ही E के बराबर होगी, चाहे करंट किधर भी आता हो और किधर भी जाता हो। फॉर्मूले याद होने चाहिए, पर केवल फॉर्मूले याद करने से नहीं होगा, ये दिमाग लगाना पड़ेगा। किसी भी जंक्शन पर आने वाले करंट का सम टोटल और जंक्शन से जाने वाले करंट का सम टोटल हमेशा ही बराबर होगा। हेलो 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 हेलो, कैसे हो तुम सब बच्चों, कैसे हो, कैसी चल रही है प्रिपरेशन? मेरा नाम मनीष शर्मा है और माइंड मैप सीरीज के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। तो भाई साहब, सबसे पहले तो एनटीए ने जो सिलेबस रिड्यूस कर दिया उसकी बहुत 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 बधाई हो, सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो। 25 टॉपिक 25 टॉपिक एनटीए ने रिड्यूस करे हैं, उसका मैंने एक वीडियो भी बनाया है, वो वीडियो आप जरूर से देखिएगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको एनटीए ने रिड्यूस किया है। फिजिक्स में बात कर रहा हूँ तो 25 टॉपिक रिड्यूस किए हैं, कुछ काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, तो वो वीडियो आप जरूर से देखिएगा सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन को उसके साथ अलाइन कर सकें, है ना, कि नए सिलेबस के साथ हम क्या करेंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज माइंड मैप का सेशन हम करेंगे नए शेड्यूल के हिसाब से, नए सिलेबस के हिसाब से। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या चीजें हैं जो हट गई हैं? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में दो बड़े चेंजेस हुए हैं, एक तो कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स हट गया है और दूसरा पोटेंशियोमीटर हट गया है। पर पोटेंशियोमीटर एडवांस के सिलेबस में है, तो पोटेंशियोमीटर को एडवांस के लिए जब हम तैयार करेंगे तब हम पोटेंशियोमीटर को दोबारा देखेंगे। अभी हाल फिलहाल पोटेंशियोमीटर से हम टाटा बाय बाय कर सकते हैं, ठीक है जी। तो वंस अगेन मैं मनीष शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड आप जो इस सीरीज को प्यार दे रहे हैं और दुलार दे रहे हैं और जो कमेंट सेक्शन में प्यारे 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 कमेंट्स कर रहे हैं, सबको बहुत 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 थैंक यू। खासकर मेरे प्रयास के जो बच्चे हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि तुम जिस तरह से हमें प्यार करते हो और हम जिस तरह से तुम्हें प्यार करते हैं ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है और बाकी जो लक्ष्य के मेरे स्टूडेंट्स हैं और भी जो बाकी बच्चे हैं जो पीडब्ल्यू के अलावा भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, सबको बहुत 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 नए सिलेबस की बधाई। नया जो सिलेबस है रिड्यूस हो गया है, लॉटरी लग गई है आप लोगों की, तो काफ़ी अच्छा है। और एक बात जो मुझे लगी उस सिलेबस को देख के, थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें, तो मेरे को ये बात लगी कि अब ये जो नया वाला सिलेबस है काफ़ी हद तक एडवांस के साथ अलाइंड है ना। वो सारे टॉपिक जो एडवांस में नहीं थे पर मेंस में थे, हटा दिए। डैम्पिंग हटा दी, है ना, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस हटा दिया, है ना, अर्थ मैग्नेटिज्म हटा दी, है ना, पीओसी हटा दिया, ट्रांजिस्टर्स हटा दिया। तो बहुत अच्छा हुआ है, और ऐसा हो जाने से मुझे ऐसा लगता है कि 2024 का जो मेंस का पेपर है वो काफ़ी एनालिटिकल होने वाला है। दैट मीन्स वो एक छोटा एडवांस टाइप का ही होगा, क्योंकि एडवांस में क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा थोड़ा टफ लेवल हो जाता है, क्योंकि वो मल्टी लेयर्ड होते हैं, मतलब कई कई कंसेप्ट उसमें लग रहे होते हैं। पर मेंस भी अब उतना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन नहीं देने वाला है। इनफैक्ट हम पिछले 1-2 साल से अगर ट्रेंड देखें तो ट्रेंड भी यही कहता है, क्योंकि मेंस धीरे 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 एनालिटिकल एबिलिटीज की तरफ जा रहा है। तो 2024 में 100% पक्की बात है, और खासकर इस नए सिलेबस को देखते हुए तो 100% पक्के रूप से मैं कह सकता हूं कि जो 2024 में पेपर आएगा वो एनालिटिकल एबिलिटी बेस्ड होगा। दैट मीन्स केवल फॉर्मूले याद करने से नहीं चलेगा, फॉर्मूले याद होने चाहिए, पर केवल फॉर्मूले याद करने से नहीं होगा, ये दिमाग लगाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन होगा। एनालिटिकल एबिलिटीज डेवलप करो, एनालिटिकल एबिलिटीज डेवलप करो। चलो जी, तो इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत मजेदार टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक में से एक होता है वैसे तो ज्यादातर बच्चों का, क्योंकि बहुत मजा आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्वेश्चन हो भी जाते हैं तभी तो मजा आता है। तो कोई ज्यादा मुश्किल एरिया नहीं है, ज्यादातर लोगों का अच्छा है। फॉर्चुनेटली कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट भी नहीं है, जैसे अगर हम इलेक्ट्रो से कंपेयर करें, इवन अगर कैपेसिटर से भी कंपेयर करें, तो वहां तो फिर भी हैं रिजल्ट्स जो याद रखने होते हैं। यहाँ पर कोई ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो घुमा फिरा के ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, बस ये 2 लॉ हैं जो सबको ही आती हैं, उसमें कुछ खास मुश्किल वाली बात नहीं है, उन्हीं से सारा काम बड़े मजे से चल जाता है। तो नथिंग टू वरी, काफ़ी हद तक आपका अच्छा है, काफ़ी ठीक भी है, और काफ़ी प्रैक्टिस भी जनरली बच्चों को इस टॉपिक की होती है, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चिंता का विषय वाली बात नहीं है, ज़्यादातर लोगों का ठीक होता है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को देखेंगे। मैं सभी चीज़ें रिवाइज कराऊंगा, पर ये रिवीजन सीरीज़ है ना, ये रिवीजन सीरीज़ है, तो हमें थोड़ा सा फास्ट पेस पर चलना होगा, सो दैट हम कम से कम समय में चीज़ों को खत्म कर पाएं। देखते हैं कि कितना समय लगता है, पर कोशिश रहेगी कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल पाएं। कुछ क्वेश्चंस भी हम देखेंगे बीच बीच में, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं,
ठीक है भाई साहब, तो टॉपिक क्या है, हमारे टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा टारगेट है। और अगर मैं उसको सब डिवाइड करना चाहूँ तो ऐसे कोई बहुत सब डिविजन्स तो नहीं है, पर फिर भी अगर आप सब डिवाइड करना चाहें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि शुरू वाला जो हिस्सा है वो करंट और करंट का कंसेप्ट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और आई इज इक्वल टू एन ई वी डी, जो जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है करंट की, उसके आसपास घूमता है ना जी। फिर उसके बाद दूसरा जो हिस्सा है वो किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ के आसपास रहेगा, और किरचॉफ लॉ और बाकी सर्किट्स और सर्किट्स की कहानियां और सर्किट को सॉल्विंग की क्या सिचुएशंस होती हैं, तो चलो सर्किट सॉल्विंग है ना भाई। तो सर्किट सॉल्विंग, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, व्हीटस्टोन, ये वो सब तरह की चीजें है ना, सर्किट सॉल्विंग रहेंगी भाई साहब। फिर एक छोटा सा सेक्शन है पावर का, वो इलेक्ट्रिकल पावर, रेजिस्टेंस की, बैटरी की, वगैरह वगैरह है ना, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, वो एरिया है, वो इंटरेस्टिंग है। और फिर पांचवा एरिया है मेजरिंग डिवाइसेस का, जिसमें हम बात करेंगे मेजरिंग मेजरिंग डिवाइसेस, जिसमें हम एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर वगैरह वगैरह है ना, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर की भी बात करते, पर अब चूंकि वो सिलेबस में नहीं है इसलिए अब उसकी बात नहीं करेंगे। ऐसे करके मेन हमारे चार पांच एरियाज हैं जिसमें इसको तोड़ सकते हैं। तो आइए करंट से शुरू करते हैं कि करंट की क्या कहानी है, करंट की सिचुएशन क्या है। तो प्रश्न ही है कि करंट है क्या भाई। तो ज्यादातर बच्चों को ये नहीं पता होता है कि जो करंट है वो एरिया पर डिफाइंड होता है, एरिया पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। तो यहीं से शुरू कर रहा हूं मैं कि करंट जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पर है, उसका डेफिनेशन है ना। क्रॉस सेक्शनल क्रॉस सेक्शनल क्रॉस सेक्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया पर करंट डिफाइन होता है। हेंस किसी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस किस रेट से चार्ज बह रहा है, ये उस क्रॉस सेक्शन में बहने वाला करंट कहलाता है। किसी क्रॉस सेक्शन में किस रेट से चार्ज बह रहा है, हेंस आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। ऑब्वियसली एसआई यूनिट हमारी एम्पियर्स है। दैट मीन्स अगर मैं कोई क्रॉस सेक्शन बनाता हूं तो क्रॉस सेक्शन, उस क्रॉस सेक्शन को किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, वो करंट कहलाता है। हम अच्छे से समझते हैं कि करंट का जो डायरेक्शन है वो कन्वेंशनल डायरेक्शन है। दैट मीन्स फ्लो तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, पर करंट को हम फ्लो ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल जैसा सोचते हैं। जैसे इस डायग्राम में अगर आप देखें तो करंट जो फ्लो करेगा वो करंट तो फ्लो करेगा ऐसे, दैट मीन्स इस मटेरियल के अंदर, इस वायर के अंदर राइट वर्ड, पर इलेक्ट्रॉन्स किधर बह रहे होंगे, लेफ्ट वर्ड। ये कोई मुश्किल बात नहीं, सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और करंट का डायरेक्शन हमेशा ही एक दूसरे के रिवर्स में होता है। करंट का फ्लो और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हमेशा एक दूसरे के रिवर्स में होता है। करंट फ्लो ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल जैसा है, पर पॉजिटिव पार्टिकल तो होते नहीं है, हम जानते हैं। ठीक बात है, करेक्ट है। तो कभी कभी केवल इस डेफिनेशन पर क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस क्वेश्चन को देखें जो 2023 में ही ताजा ताजा एकदम गर्मा गर्म पूछा गया, और वो हमसे कहता है कि चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर चेंजेस विद टाइम as per this relationship alpha t minus beta square plus gamma t cube, where alpha beta gamma are constant, then the minimum value of current वगैरह वगैरह बता दो। तो क्या हम करंट की बेसिक डेफिनेशन का इस्तेमाल करें, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, उसको उठा के टाइम में डिफरेंशिएट करते हैं, बहुत ही आसान है। तो अल्फा माइनस ऑफ 2 बीटा टी प्लस 3 गामा टी स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। ये तो हो गया करंट। क्या हो गया, करंट। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट पूछा है। मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी, तो करंट जिस जगह पर मिनिमम हो रहा होगा, क्या वहां डी आई बाई डी टी की वैल्यू जीरो होगी। तो क्या भाई आपको एक बार फिर और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि करंट का टाइम के साथ मैक्सिमम मिनिमा समझना है तो क्या डी आई बाई डी टी निकालना पड़ेगा और उसको जीरो करना पड़ेगा। एंड से डी आई बाई डी टी की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो माइनस का 2 बीटा प्लस 6 टाइम्स ऑफ गामा इंटू टी इज इक्वल टू 0, है ना। यहां से मैं टी का वैल्यू सिंप्लीफाई करूं तो टी का वैल्यू है 2 बीटा डिवाइडेड बाय 6 गामा। और अब मैं टी का वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर दूं किसमें, करंट की इक्वेशन में, क्योंकि उसने मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट पूछा है। मैं टी का वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या मुझे मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगा। आंसर ये बताता है, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, टाइम को सब्स्टिट्यूट करके करंट की वैल्यू निकालिए, मिनिमम वैल्यू पूछिए। तो कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं जो बहुत आसान होते हैं, सिंपल डिफरेंशिएशन पर बेस्ड होते हैं। ठीक, अच्छा जी, अगला जो कंसेप्ट है वो थोड़ा डिफिकल्ट कंसेप्ट है, वो है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जो होती है वो करंट की तरह एरिया पर नहीं डिफाइंड होती, पॉइंट पर डिफाइंड होती है। करंट डेंसिटी किसी पॉइंट पर डिफाइंड होती है।
डेफिनेशन तो है करंट पर यूनिट एरिया, पर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर लगा हुआ है उसके ऊपर, है ना। तो करंट डेंसिटी J इज बेसिकली करंट पर यूनिट एरिया, इट इज बेसिकली करंट पर यूनिट एरिया। इनफैक्ट अगर हमें करंट निकालना हो, किसी क्रॉस सेक्शन में बहने वाला करंट निकालना हो, और अगर करंट डेंसिटी गिवन है, तो करंट को लिखा जा सकता है I इज इक्वल टू J डॉट DA का इंटीग्रल, कुछ हद तक फ्लक्स जैसा, जैसे फ्लक्स होता है ना ई डॉट डी ए का इंटीग्रल, ऐसा ही जे डॉट डी ए का इंटीग्रल है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग इक्वेशन, पर जनरली इस पर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं क्योंकि इसको थोड़ा सा टफ माना जाता है। तो करंट डेंसिटी वैसे तो कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, पर क्वेश्चन नहीं बनते। एडवांस ने भी इक्का दुक्का क्वेश्चन दिए, ज्यादा कोई खास क्वेश्चन दिए नहीं, अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, अनएक्सप्लोर्ड एरिया है करंट डेंसिटी का। तो चूंकि ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, इसलिए कोई बहुत ज्यादा खास इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये नहीं है। वैसे इंपॉर्टेंट है, पर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसीलिए कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है। ठीक, तो छोटे मोटे क्वेश्चन अगर पूछे गए तो अपन इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जस्ट टू गिव यू अ फ्लेवर, केवल आपको हल्का सा फ्लेवर देने के लिए, तो मान लेते हैं कि ये अगर कोई कंडक्टर है, ऐसा अगर ये कोई कंडक्टर है और ये कंडक्टर की एक्सेस है, ये कंडक्टर की एक्सेस है, ठीक है। मान लेते हैं क्वेश्चन कहता है कि कंडक्टर की एक्सेस मतलब आर डिस्टेंस पर, कंडक्टर की एक्सेस से आर डिस्टेंस पर यहां अगर कोई पॉइंट है, ये आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है, तो करंट डेंसिटी जे इज गिवन एज जे नॉट इनटू स्मॉल आर मान लेते हैं। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द टोटल करंट दैट इज फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर इफ द रेडियस ऑफ दिस इज कैपिटल आर, है ना। तो बता दो टोटल करंट कितना बह रहा होगा, करंट डेंसिटी है जे इज इक्वल टू जे नॉट आर। ठीक, तो अगर मैं इसका एक क्रॉस सेक्शनल व्यू देखूं, अगर मैं इसका एक क्रॉस सेक्शनल व्यू देखूं, यहां दिखाऊं मैं आपको एक क्रॉस सेक्शनल व्यू ऐसा कुछ, तो अगर मैं इसी चीज का क्रॉस सेक्शनल व्यू देखूं, तो सेंटर से आर डिस्टेंस पर और डी आर थिकनेस, सेंटर से आर डिस्टेंस पर डी आर थिकनेस का अगर मैं एक छोटा सा रीजन इमेजिन करूं, तो क्या वो रीजन कुछ इस प्रकार का होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। और क्या इस रीजन में, चूंकि ये सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है ना, क्योंकि ये सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो क्या ये जितने भी पॉइंट होंगे, क्या सभी जगह करंट डेंसिटी जे नॉट आर होगी, बिल्कुल होगी, है ना। हेंस ये जो शेडेड हिस्सा है, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, अगर मैं ये निकालना चाहता हूं, तो क्या वो होगा जे नॉट आर इंटू टू पाई आर डी आर। हेंस इस सेक्शन में जो करंट फ्लो कर रहा होगा, अगर मैं उसको डी आई बोलूं, तो डी आई होगा जे नॉट आर इंटू टू पाई आर डी आर। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई है ना। और बस अब इसको इंटीग्रेट कर दो जीरो से कैपिटल आर तक, तो क्या आपको टोटल करंट मिल जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर दो जीरो से कैपिटल आर तक, तो आपको टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन बड़े ही आराम से मिल जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन करंट डेंसिटी पर कभी कभी बनते हैं, ज्यादा नहीं बनते हैं, कभी कभी बनते हैं। ठीक, और आगे बढ़ जाते हैं। अब हम थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें, करंट के बहने को देखें, तो हम जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं कंडक्टर्स की, ऑब्वियसली करंट का फ्लो कंडक्टर्स में ही हो रहा है। कंडक्टर्स में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे होते हैं रेंडमली, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है। तो क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली इधर उधर इधर उधर इधर उधर भाग रहे हैं, बिल्कुल भाग रहे हैं, है ना। रैंडम मोशन हो रहा है। ये रैंडम मोशन क्यों हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से। इसीलिए कभी कभी हम इलेक्ट्रॉन को गैस भी कह लेते हैं कि ये गैस जैसा बिहेव करते हैं। और इनकी जो रैंडम मोशन की वेलोसिटी है, वो चाहे तो रूट 3RT/m जो वीआरएमएस होता है, उधर केटीजी में जो वीआरएमएस होता है, उससे इक्वेट भी कर सकते हैं। तो रैंडम मोशन की जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वी वो अंडर रूट ऑफ 3RT/m नॉट जैसा है। एटलीस्ट ये तो मैं कह ही सकता हूं कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी। ये है रैंडम मोशन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स के रैंडम मोशन की वेलोसिटी जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। समझ में आती है बात, ठीक। अच्छा जी, चूंकि ये वेलोसिटी रैंडम डायरेक्शंस में है, हेंस जब तक हम कोई बैटरी नहीं कनेक्ट करेंगे, तब तक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन चल तो रहे होंगे, पर करंट नहीं बनेगा। ये बड़ी मजेदार बात है, इलेक्ट्रॉन चल तो रहे होंगे पर करंट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो रैंडम चल रहे हैं। वहीं अगर मैं बैटरी कनेक्ट कर देता हूं, तो उस रैंडम मोशन के साथ साथ एक ओरिएंटेड मोशन भी आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की एक एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, जो कि पहले जीरो थी। जब ये बैटरी नहीं कनेक्ट करी थी, तब व्हाट वाज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स? जीरो। जीरो, एवरेज वेलोसिटी जीरो थी। बट बैटरी कनेक्ट कर दूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स के पास एक एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। वो एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी चीज क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज बेसिकली द एवरेज वेलोसिटी।
इज बेसिकली द एवरेज वेलोसिटी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज बेसिकली द एवरेज वेलोसिटी। तो जब हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तब जो एवरेज वेलोसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की हो जाती है, उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, करेक्ट है, ऐसा है, उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर मैं निकालने की कोशिश करूं, एवरेज वेलोसिटी निकालने की कोशिश करूं, और हम एक इमेजिन कर ले रहे हैं एक ऐसी सिचुएशन जिसमें इलेक्ट्रॉन हर कोलिजन में अपनी सारी एनर्जी लूज कर देता है जो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड से गेन करी थी। हमने बैटरी कनेक्ट करी, अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर रहा है और इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, उससे वो एनर्जी लूज कर रहा है। हेंस कंसेप्ट होता है हीट, कंसेप्ट बनता है हीटिंग ऑफ कंडक्टर्स। जब करंट फ्लो करता है तो हीट हो जाता है। क्यों हीट हो जाता है? क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी ली थी उस एनर्जी को डिसिपेट कर रहे हैं। और कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस भी यहीं से पैदा होता है। तो रेजिस्टेंस एंड हीटिंग इफेक्ट दोनों चीजें यहीं से पैदा होती हैं, कोलिजन की वजह से हो रहा है, ये कोलिजन की वजह से हो रहा है। ये बात है, करेक्ट है। अच्छा जी, तो मैं थोड़ा सा वर्किंग करके अगर मैं इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकालने की कोशिश करूं तो उसका एक्सप्रेशन E/m इंटू टाउ आता है। E/m इंटू टाउ आता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है दैट कम्स आउट टू बी E/m इंटू टाउ। ये जो टाउ है दिस इज रिलैक्सेशन टाइम, या दो कोलिजन के बीच का एवरेज टाइम, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं दो कोलिजन के बीच का एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन। सो दिस इज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। दैट मींस टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की माइक्रोस्कोपिक एक्सप्रेशन है। हेंस हायर द इलेक्ट्रिक फील्ड मोर वुड बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लेसर द इलेक्ट्रिक फील्ड लेस वुड बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर के अंदर पैदा हुई है उससे सीधे सीधे ये बड़ा ही मजेदार सा संबंध है। सही है भाई, बिल्कुल सही है। फिर हम थोड़ी और वर्किंग करें तो एक और बहुत बेशकीमती एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं जिसको वैसे हम बोलते हैं करंट इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं करंट इक्वेशन। और वो करंट इक्वेशन है कि कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है आई, दैट इज इक्वल टू NE/A/VD। पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की जान है ये एक्सप्रेशन, क्योंकि ये एक्सप्रेशन एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स और मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स को लिंक करता है आपस में। तो I इज इक्वल टू NE/A/VD। डेरिवेशंस में नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम इसमें रिवीजन कर रहे हैं इस वजह से, अदरवाइज इसका डेरिवेशन काफी इंटरेस्टिंग है और आना भी चाहिए सबको। I इज इक्वल टू NE/VD एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ना। यहाँ N क्या है? N है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ N क्या है? यहाँ N है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। यहाँ ए क्या है? ऑब्वियसली ए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। वीडी ऑब्वियसली ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, वो तुम समझते ही हो, है ना। अच्छा जी, अब मैं अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वो वैल्यू जो पीछे रखी थी वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं अगर इस एक्सप्रेशन में, दैट मीन्स अगर हम दोनों एक्सप्रेशन कंबाइन करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा I इज इक्वल टू NE/A और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू अभी क्या बताई थी मैंने? E/m, E/m इंटू टाउ, E/m इंटू टाउ। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं। और सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन ये थी कि एक कंडक्टर था, इस कंडक्टर को हमने जोड़ रखा था एक बैटरी से। ये कंडक्टर था, इस कंडक्टर को हमने एक बैटरी से जोड़ रखा था भाई साहब, ऐसे आई से आई से आई से आई से, ये बैटरी से जोड़ रखा था, आई से जोड़ रखा था। इस बैटरी से जोड़े जाने के कारण कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई थी, है ना। कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई थी ऐसे, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने करंट चला दिया, है ना। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वायर में करंट बहने लगा, है ना। अगर ये कंडक्टर की लंबाई L है, अगर ये कंडक्टर की लेंथ L है, और अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, और अगर हम ये इमेजिन कर लें, अज्यूम कर लें कि कंडक्टर के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, तो ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि भाई साहब E की जो वैल्यू है वो है V/L। E की जो वैल्यू है वो है V/L। तो E की वैल्यू अगर मैं वहां सब्स्टिट्यूट कर दूं V/L, कहाँ? यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो अब देखो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा I बराबर NE² A टाउ, NE² A टाउ डिवाइडेड बाय ML V। क्या मैंने ये सिद्ध कर दिया है, ये प्रूफ कर दिया है कि करंट आई और पोटेंशियल डिफरेंस V एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। करंट आई और पोटेंशियल डिफरेंस V एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। ओम्स लॉ पे पहुंच गया। कहां पहुंच गए?
ओम्स लॉ पर पहुंच गए। करंट आई और पोटेंशियल डिफरेंस भी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। ये सब फपूंदों को उधर ले जाएं और V इज इक्वल टू आई आर से इसको कंपेयर कर लें, तो क्या रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन इन माइक्रोस्कोपिक लोगों के टर्म्स में लिखा जा सकता है। हेंस टू बी रिमेंबर्ड एक्सप्रेशन है कि भाई साहब रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू कितना, एम एल डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो एन ई स्क्वायर टाउ ए ऐसे लिख लिया मैंने, एन ई स्क्वायर टाउ ए, है ना। और m डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ, चूंकि ये जो लोग हैं ये मटेरियल स्पेसिफिक हो गए, लेंथ और एरिया तो ज्योमेट्री डिपेंडेंट बात हो गई, है ना। m डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ, ये तो मटेरियल स्पेसिफिक लोग हैं, इनको अलग कर दें, इनको एक नया नाम दे दें, रेजिस्टिविटी रोहो। हेंस इन सब भाइयों को एक नया नाम दे दिया, रेजिस्टिविटी रोहो। सो दिस इज इक्वल टू रोहो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। तो आर इज इक्वल टू रोहो एल बाई ए का फेमस एक्सप्रेशन यहीं से हमारे सामने आ जाता है। आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए यहीं से हमारे सामने आ जाता है। और अब हम समझ गए कि भाई साहब रेजिस्टिविटी क्या बला है ना। हम समझ गए कि रेजिस्टिविटी चीज क्या है। रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है m डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ। क्या मेरी कहानी समझ में आ रही है आपको? क्या ओम्स लॉ की बात समझ में आई कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, है ना, आ जाओ दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं, तो दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं कांस्टेंट लगा के। तो V प्रोपोर्शनल टू I जो दोस्ती थी वो रिश्तेदारी में बदल गई और V इक्वल टू IR का खेल बन गया। वहीं से रेजिस्टेंस का फंडा आ गया। और अब हम इसको और पीछे जो किया था उसको कंपेयर करें तो रेजिस्टेंस भाई साहब क्या है। रेजिस्टेंस भाई साहब पूरा गांव है अपने आप में, बहुत सारे लोग रहते हैं रेजिस्टेंस के अंदर। कौन कौन सारे लोग रहते हैं रेजिस्टेंस के अंदर? m डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ, m डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाय ए, है ना, इंटू एल बाय ए। इस पूरी कहानी को अगर रोहो डिफाइन कर दें तो आर इज इक्वल टू रोहो इंटू एल बाय ए आ गया, रोहो इंटू एल बाय ए आ गया, है ना। आर इज इक्वल टू रोहो इंटू एल बाय आ गया। और अब हम समझ गए कि रेजिस्टिविटी क्या बला है ना। अरे रेजिस्टिविटी क्या चीज है ये हम समझ गए, है ना। तो रेजिस्टिविटी रोहो इज m डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ। तो रोहो इज इक्वल टू रोहो इज इक्वल टू रोहो इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय, याद होनी चाहिए सब चीजें, एन ई स्क्वायर टाउ। जरूरत पड़ेगी भाई इन सब चीजों की, है ना, सब याद होना चाहिए आपको, नहीं तो डिराइव करना आना चाहिए, दोनों में से कोई एक काम तो करना आना ही चाहिए। ठीक है जी। तो रोहो इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ की कहानी बनी। ठीक है, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक। अच्छा जी, यहां तक समझ गए। ये ओम्स लॉ को लिखने का एक तरीका है। ओम्स लॉ को लिखने का एक तरीका और है जिसको हम वेक्टर एक्सप्रेशन या वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहते हैं, जो वैसे ज्यादा कीमती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर चूंकि हमारा बहुत आसान सिलेबस है, हमको केवल वन डायमेंशनल करंट पर बात करनी है, हेंस हम उसका कोई ज्यादा खास यूज देख नहीं पाते हैं, पर है बहुत मजेदार सी चीज, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, है ना। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। तो फिर वापस गाड़ी को I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी की दुनिया में ले जाते हैं। तो I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, और वी डी की वैल्यू रख देते हैं कितनी, ई ई बाय एम, ई ई बाय एम इंटू टाउ। ठीक है भाई साहब, सही है, सही चल रहा है। अब एक काम करते हैं, ये जो एरिया है इस एरिया को उधर ले जाते हैं, तो आई बाय ए, आई बाय ए क्या बन जाएगा, जे बन जाएगा। एरिया को, इस एरिया को घुमा के वहां ले जाते हैं ऐसे, तो आई बाय तो जे बन जाएगा, करंट डेंसिटी जे, है ना। तो करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू क्या दिखेगा हमें, एन ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ई, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ई, है ना। मजे की बात है कि करंट डेंसिटी जे भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। हेंस अगर हम इन दोनों को टोपी पहना दें, दोनों को वेक्टर बना दें, तो जे वेक्टर इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम इंटू ई वेक्टर, ऐसा दिखाई देगा। एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम एक तरह का कांस्टेंट जैसा कुछ हो गया, है ना। इसको एक नया नाम दे देते हैं सिग्मा। और इस इक्वेशन को अब सुंदर शब्दों में अगर हम लिखें तो ये इक्वेशन अब कहलाएगी, अब कहलाएगी वेक्टर जे इज इक्वल टू कंडक्टिविटी सिग्मा इंटू ई।
जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, शायद नाम सुना होगा तुमने, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई की फेमस इक्वेशन बन जाएगी। जे इज इक्वल टू सिग्मा ई की फेमस इक्वेशन बन जाएगी। सिग्मा इज कंडक्टिविटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी, और कोई अंधा भी देख सकता है कि सिग्मा और रोहो एक दूसरे के उल्टे हैं। हेंस कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा। सिग्मा और रोहो, सिग्मा इंटू रोहो फॉर एनी मटीरियल विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। सिग्मा इंटू रोहो फॉर एनी मटीरियल विल ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज बी इक्वल टू 1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आनी ही चाहिए। ये मेन मेन मुद्दे की बातें हो गई भाई साहब, ठीक। फिर एक और छोटा सा कंसेप्ट है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी डिवाइडेड बाय ई, अगर मैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दूं तो एक चीज बनती है जिसको मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, जिसको मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। कभी कभी इस पर कुछ कुछ पूछ लेता है। तो मोबिलिटी, मोबिलिटी जिसका सिंबल म्यू होता है वैसे, तो दिस इज बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ई। केवल जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कभी पूछ लेगा तो बस आप इसका जवाब दे पाएंगे, ठीक। अब आइए जरा इस पर छोटे मोटे हम देखें जरा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2019 में क्या पूछा? करंट 5 एम्पीयर पासेस थ्रू अ कॉपर कंडक्टर, रेजिस्टिविटी दिस, क्रॉस सेक्शन दिस, फाइंड द मोबिलिटी ऑफ द चार्जेस इफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज दिस। देखो मैंने बोला था ना पूछा जाता है, मोबिलिटी ही पूछ लिया भाई साहब उसने, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो दिया हुआ है। अब आपका काम केवल क्या है? आपका काम केवल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालने ने कहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो आपको पहले से ही पता है ना। तो भैया ई निकालना है हमें, है ना, ई निकालना है, ठीक है जी। तो जरा ई निकालें, कैसे निकालेंगे ई? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू ई बाय एम इंटू टाउ, है ना, ई बाय एम इंटू टाउ। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ई बाय एम इंटू टाउ, ठीक है जी। तो हमें वी डी बाई ई चाहिए, वी डी बाई ई चाहिए, और रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, रेडियस ऑफ करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर का। अच्छा, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। रुको, ऐसा करने की बजाय हम एक काम कर सकते हैं कि हमें करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर का पासिंग थ्रू अ कॉपर कंडक्टर। तो कॉपर कंडक्टर है, मान लेते हैं ये है मेरा कॉपर कंडक्टर, और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। ये मेरा कॉपर कंडक्टर है, ऐसा ऐसा ऐसा, मान लेते हैं इसकी कुछ लेंथ है एल, और इस कॉपर कंडक्टर में एज पर द इक्वेशन करंट फ्लो कर रहा है, करंट इज फ्लोइंग। कितना करंट इज फ्लोइंग? करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। हाउ मच करंट इज फ्लोइंग? 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर का करंट इस कंडक्टर में बह रहा है, ऐसे 5 एम्पियर का करंट बह रहा है। हेंस इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वो V इक्वल टू IR से लिखा जाएगा। अगर मैं किसी तरह से रेजिस्टेंस लिख पाऊं तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू IR से लिखा जा सकता है? V इज इक्वल टू आई इंटू रेजिस्टेंस R की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। अच्छा, रेजिस्टेंस R इज रोहो इंटू एल बाय, तो रेजिस्टेंस आर की जगह पर रोहो इंटू एल बाय ए, ये भी लिखा जा सकता है, कोई कष्ट नहीं है। अच्छा जी, इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी होगी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी होगी, अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिखना चाहूं तो वो तो होगी V बाय एल। हेंस इस एल को मैं इधर ले आऊं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू मुझे मिलेगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड E विच इज V बाय एल इज इक्वल टू आई इंटू रोहो बाय ए। ई मिल गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले से ही पता था, है ना। हेंस मोबिलिटी जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है, मोबिलिटी म्यू दैट वुड बी लाइक ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी डिवाइडेड बाय ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी डिवाइडेड बाय ई। वीडी दिया हुआ है हमें, वीडी दिया हुआ है भाई साहब हमें, ई दिया हुआ है। क्या ई को निकालने के लिए करंट पता है, करंट पता है, रेजिस्टिविटी पता है, रेजिस्टिविटी पता है, एरिया पता है, एरिया पता है। क्या सबके यूनिट ठीक करके वहां बैठा दें, है ना, और क्या मोबिलिटी मजे से निकालने। समझ गए? समझ गए मेरी बात? ऐसा ही सिस्टम में रखना सब चीजों को और आंसर निकाल लेना। ये करेक्ट आंसर देता है, क्या आंसर देता है भाई साहब? करेक्ट आंसर हटा के देखना पड़ेगा, डी आंसर देता है, करेक्ट आंसर डी आंसर देता है, ठीक है। तो राइट आंसर डी है, वेरीफाई कर लेना अपने आप। आगे बढ़ जा रहे हैं। कंसीडर 4 कंडक्टिंग बॉडीज मटेरियल कॉपर, टंगस्टन, मरकरी, एल्यूमिनियम विद रेजिस्टिविटी दिस 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 दिस। तो इंफॉर्मेटिव प्रश्न है, तो केवल इनकी आपसी रेजिस्टिविटी कंपेयर करनी, किसकी ज्यादा किसकी कम, और दिमाग में रख लेनी है, एनसीईआरटी से सीधे सीधे उठ के दिया गया होगा। Space between two concentric conducting spheres of radius a and b is filled with a medium of resistivity R. Resistance of the sphere would be equal to, ये थोड़ा सा अच्छा सा है। तो हमसे कुछ ऐसा कह रहा है कि दो स्फेयर हैं, एक बड़ा एक छोटा, ऐसा, एक ये रहा
और ऐसा कुछ सिचुएशन है, ऐसा कुछ है। तो स्पेस बिटवीन टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस ए एंड बी, ठीक है। तो अंदर वाले का रेडियस है ए, बाहर वाले का रेडियस है बी, अंदर वाले का रेडियस है ए और बाहर वाले का रेडियस है बी, और इनके बीच जो स्पेस है दैट हैज बीन फिल्ड विद सम मटेरियल, है ना, एज पर द क्वेश्चन। इनके बीच जो स्पेस है दिस हैज बीन फिल्ड विद सम मटेरियल हैविंग सम कंडक्टिविटी, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है भाई। ऐसा हो गया। रेजिस्टिविटी रो है ना, तो ये जो मीडियम है इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, रो है। अब आपको क्या करना है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है, दोनों के बीच रेजिस्टेंस क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं कभी कभी, ठीक। रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास एक ही एक्सप्रेशन है, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, बस, और तो कुछ हम जानते ही नहीं है ना। तो हम केवल इसी फंडामेंटल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, रो इंटू एल बाई ए, और इसका इस्तेमाल करने के लिए हम अंदर में आर रेडियस और डी आर थिकनेस का एक स्पेस सोचते हैं, अंदर में आर रेडियस और डी आर थिकनेस का एक स्पेस सोचते हैं, ऐसा समझ गए भाई। तो इसका रेडियस कितना आर, इसका रेडियस कितना आर, और इसकी थिकनेस कितनी डी आर, है ना। अब मान लें कि करंट अगर ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है तो करंट इसको चीरते हुए क्रॉस करते हुए जा रहा होगा, ऐसे सोचोगे तो समझ में आएगी बात। करंट ऐसे इसको ऐसे 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 क्रॉस करते हुए बाहर की तरफ जाएगा। हेंस आर इज इक्वल टू रो इनटू एल बाई का इस्तेमाल करके इस छोटे से एलिमेंट की अगर मैं रेजिस्टेंस डी आर की बात करूं तो वो हो जाएगा रो इंटू डी आर। ध्यान रखना आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई में एल जो है वो लेंथ है जो करंट के पैरेलल है, और ए वो एरिया है जो करंट के परपेंडिकुलर है। हेंस करंट के परपेंडिकुलर जो एरिया है वो है 4 पाई आर स्क्वायर, वो है 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया इस छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस। या सारे इसी प्रकार के एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड हैं क्योंकि सब में सेम करंट बह रहा है, हेंस नेट रेजिस्टेंस वुड बी सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ दिस, कहां से कहां तक, लिमिट लगेंगी ए से बी तक, लिमिट लगेंगी फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। रो बाय 4 पाई बाहर निकल गया, आर की पावर -2 डी आर का इंटीग्रल -1 बाय आर, लिमिट रख दी 1 बाय ए -1 बाय बी आ गया। हेंस सीधे ही आंसर दिखाई दे रहा है मुझे, रो डिवाइडेड बाय 4 पाई 1 बाय ए -1 बाय बी, ये आंसर दिखाई दे रहा है मुझे तो, है ना। रो बाय 4 पाई 1 बाय ए -1 बाय बी स्ट्रेट आंसर आता हुआ दिखाई दे रहा है, करेक्ट। इस प्रकार से फटाफट फटाफट हम चीजों को देख सकते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर वेरीज विद टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर की बात हो रही है ना। वैसे तो सेमीकंडक्टर में पढ़ना चाहिए, पर सेमीकंडक्टर की बात इसलिए हो रही है क्योंकि कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, है ना। और सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ घटती है, उल्टा उल्टा प्रोसेस होता है। हेंस ऑब्वियसली राइट आंसर डी बन जाएगा। देखो 2023 में ही पूछा, ताजा ताजा। इन अ कंडक्टर नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज दिस, तो ये तो हो गया स्मॉल एन, ये क्या चीज हो गया, स्मॉल एन हो गया। एंड मीन फ्री टाइम इज 25 फेम्टो सेकेंड, है ना, 25 फेम्टो सेकेंड, ये हो गया क्या, टाउ, मीन फ्री टाइम। देन इट्स अप्रोक्सीमेट रेजिस्टिविटी इज, रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन पूछा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ना। तो रेजिस्टिविटी क्या, रेजिस्टिविटी हो जाएगी वो पूछा है। तो भैया रेजिस्टिविटी रोहो का क्या एक्सप्रेशन था, रेजिस्टिविटी था m डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ, m डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ, सबको उठा के रख दो। तो m डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ, क्या सब कुछ गिवन है हमें, सब कुछ गिवन है, उठा के सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, रेजिस्टिविटी की वैल्यू मजे से निकाल लीजिए, है ना। तो इसी तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मेटेलिक कंडक्टर अंडर द इफेक्ट ऑफ applied electric field the free electrons of the electrons move in the curved path from lower potential to higher potential, drift from higher potential to lower potential, इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। तो मान लेते हैं कि ये कंडक्टर है और हमने इसको बैटरी से जोड़ा, ऐसे बैटरी से जोड़ा, तो इतना तो हम समझते हैं कि बैटरी का जो बड़ा वाला डंडा है ये हायर पोटेंशियल पर होता है, ये लोअर पोटेंशियल पर होता है। अगर इसको 0 और इसको v मान लिया तो ये 0 पर हो गया और ये v पर हो गया, है ना। अब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे जा रहे हैं, करंट राइटवर्ड जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, हायर से लोअर नहीं, लोअर से हायर जा रहे हैं, ठीक है जी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट फ्रॉम हायर टू लोअर, गलत, लोअर टू हायर जा रहे हैं। मूव इन द स्ट्रेट लाइन पाथ इन द सेम डायरेक्शन, गलत। मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी थ्रू आउट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, या मूव इन द कर्व्ड पाथ फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ऑब्वियसली वो स्ट्रेट लाइन में थोड़ी चलेंगे भाई साहब, टक्कर भी तो होगी, जिगजैग पाथ पर चलेंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसे टक्कर खाता हुआ टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग पाथ पर चलेगा,
है ना। तो ऑब्वियसली ये ओवरऑल कर्व्ड पाथ जैसा हो जाएगा। Wire of resistance, this is melted and drawn into wire of 1/4 of its length, then the new resistance of the wire would be 160 ओम का रेजिस्टेंस का वायर था, मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ 1/4 ऑफ इट्स लेंथ। मतलब ये हो गया कि लेंथ को हमने 1/4 कर दिया, तो ऑब्वियसली क्रॉस सेक्शनल एरिया में फर्क पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो L इंटू ए तो कांस्टेंट है ना। अब आपने लेंथ को तो कितना कर दिया, 1/4 कर दिया, तो नया एरिया जो होगा वो पुराने एरिया के 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। अब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो पुराना रेजिस्टेंस था रोहो इंटू एल बाई ए, और अब जो नया रेजिस्टेंस होगा आर डैश, रोहो तो बदला ही नहीं क्योंकि मटेरियल अभी भी वो है, लेंथ एल बाय 4 हो गया और एरिया ए डैश 4a हो गया। दैट मीन्स नया रेजिस्टेंस पुराने रेजिस्टेंस का 1/16 टाइम्स हो गया। तो अगर पहले 160 था तो अब कितना आंसर आएगा, 10 ओम। ओरल क्वेश्चन है, बहुत आसान। देखो ये भी 23 का है, कितना आसान है, कोई भी कर सकता है इसको, वेरी इजी, बहुत आसान एरिया है, बिल्कुल मुश्किल वाली बात कतई नहीं है। ठीक है जी, चलिए जी, तो कई सारे क्वेश्चन देख लिए, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। सर्किट एलिमेंट्स, बेसिक सर्किट एलिमेंट्स की बात करें तो हम अच्छे से जानते हैं कि करंट में सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमें पहले सर्किट एलिमेंट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना, हमें क्लियर होना चाहिए कि सर्किट एलिमेंट्स हमारे क्या हैं और कैसे हैं। तो अगर मैं एक एक वायर की बात करूं जिसमें रेजिस्टेंस है, ऐसे अगर मैं किसी वायर की बात करूं तो हम सब अच्छे से समझते हैं कि अगर इस वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है ऐसे, और अगर इसका रेजिस्टेंस है आर, और अगर ये जो करंट है ये करंट ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ बह रहा है, ए से बी की तरफ बह रहा है, तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू आई आर होती है, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू आई आर होती है ना, सब अच्छे से जानते हैं। सही है। अच्छा जी, दूसरी चीज, अगर कोई ऐसा वायर है जिसका रेजिस्टेंस ही नहीं है, आर बराबर जीरो, आर बराबर जीरो, है ना, और उस वायर में अगर हम कोई दो पॉइंट ले लें, जैसे कि एक ये ए और एक ये पॉइंट बी, तो चाहे करंट फ्लो करता हो चाहे करंट ना फ्लो करता हो, ए और बी का पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी, या वी ए माइनस वी बी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, वी ए माइनस वी बी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ठीक। अच्छा जी, तीसरा सर्किट एलिमेंट है बैटरी, जिसको हम कुछ इस तरह से दिखाएं, बैटरी हैविंग जीरो रेजिस्टेंस। तो अगर ये बैटरी है हैविंग जीरो रेजिस्टेंस, इसका इसका जो ईएमएफ है अगर वो ई है, और इसके जो एंड पॉइंट्स हैं अगर उनको टर्मिनल्स, बैटरी टर्मिनल्स ए और बी बोलूं, मैं बैटरी टर्मिनल्स ए और बी बोलूं, तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू हमेशा ही ई के बराबर होगी, चाहे करंट किधर भी आता हो और किधर भी जाता हो, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस नहीं है ना। ध्यान रखना है, करंट की वजह से या रेजिस्टेंस की वजह से जो पोटेंशियल लॉस होता है वो तो तभी होगा ना जब रेजिस्टेंस है, जब रेजिस्टेंस ही नहीं है तो फिर क्या होगा। ठीक। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट मीन्स चाहे बैटरी चार्ज हो रही हो, चाहे बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो, चाहे बैटरी सर्किट में से अटैच्ड ही ना हो, हर परिस्थिति में, तीनों परिस्थिति में वी ए माइनस वी बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, ई के बराबर होगी, जो बैटरी का ईएमएफ है, जो बैटरी का ईएमएफ है, समझ रहे हो। और आखिरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट भी वो ये कि ये अगर बैटरी है और ये अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, ये बैटरी और ये अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तीन तरह की परिस्थितियों में हमसे पूछा जा सकता है, या हमें आना चाहिए। दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज बी एंड दिस इज बी। ठीक है। तीनों केसेस में बैटरी का ईएमएफ ई है, ई ई ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर आर आर। केस नंबर 1 में बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, डिस्चार्जिंग बैटरी का मतलब है कि उसका बड़ा वाला जो टर्मिनल है उससे करंट बाहर निकल रहा है। केस नंबर 2 बैटरी चार्ज हो रही है तो करंट अंदर जा रहा है, और केस नंबर 3 बैटरी यूज ही नहीं हो रही है ना भाई। तो ये है डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, ये सब समझ लो, नहीं तो ये बड़ी दिक्कत होती है। डिस्चार्जिंग हो रही है इसमें, इस केस में चार्जिंग हो रही है, बैटरी की चार्जिंग हो रही है, और इस केस में बैटरी यूज ही नहीं हो रही है, इस केस में बैटरी यूज ही नहीं हो रही। ठीक है, करेक्ट है। अब देखते जाइए और समझते जाइए। पहला वाला जो केस है, पहला वाला जो केस है ये, इस केस में वी ए माइनस वी बी की जो वैल्यू है वो है ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर, है ना, ई माइनस आई आर। वी ए माइनस वी बी इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, VA minus VB is terminal potential difference. Hence, terminal potential difference is EMF E minus IR. Hence, terminal potential difference would be less than the EMF. Discharging battery का
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा उसके ईएमएफ से कम होता है, हमेशा ही उसके ईएमएफ से कम होता है भाई साहब, है ना। डिस्चार्जिंग बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ही उसके ईएमएफ से कम होता है। अच्छा जी, सिचुएशन नंबर 2, बैटरी हो रही है चार्ज, वीए माइनस वीबी की वैल्यू है ई प्लस आई आर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए चार्जिंग बैटरी हमेशा उसकी ईएमएफ से ज्यादा होता है। और तीसरा केस है जिसमें बैटरी का कुछ भी नहीं हो रहा है, ना यूज हो रही है, ना चार्ज हो रही है, ना डिस्चार्ज हो रही है। ऐसी परिस्थिति में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का उसके ईएमएफ के बराबर होता है, उसके ईएमएफ के बराबर होता है। हेंस अगर कोई मुझसे ईएमएफ की डेफिनेशन पूछता है कि बैटरी का ईएमएफ क्या होता है भाई साहब बताइए, तो मैं जो सबसे अच्छा जवाब दे सकता हूँ वो ये कि बैटरी का ईएमएफ बैटरी के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है उस कंडीशन में व्हेन बैटरी इज नॉट बीइंग यूज्ड, बैटरी का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, रखी हुई है, उस समय जो उसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही उसका ईएमएफ होता है, वही उसका ईएमएफ होता है। समझ में आ जाती बात, बिल्कुल समझ में आ जाती। चलिए जी, ये हमने बेसिक 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 सारी बातें कर ली, सारी कहानियां कह ली। अब समय आ चुका है कि हम किरचॉफ की शरण में चलें, किरचॉफ पर बात करें। कि भाई तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहती है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ ये कहती है कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें, है ना, फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ जिसको जंक्शन लॉ भी कहा जाता है, तो अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करूं तो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी जंक्शन पर आने वाले करंट का सम टोटल और जंक्शन से जाने वाले करंट का सम टोटल हमेशा ही बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर एक जंक्शन है और इस जंक्शन पर ये सारे वायर्स अगर मिल रहे हैं, है ना, और मान लेते हैं कि इस ब्रांच में 2 एम्पियर का करंट आ रहा था और इस ब्रांच से 3 एम्पियर का करंट आ रहा था, है ना भाई, तो अगर इस ब्रांच में मान लेते हैं 0.5 एम्पियर का करंट गया, इस ब्रांच में 1.5 एम्पियर का करंट गया, तो 1.5 0.5 मिलकर हो गया कितना 2, है ना भाई, तो इस ब्रांच में 3 एम्पियर का करंट जाना ही चाहिए। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ऐसा भी कह सकते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ सबको आता है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं, इट्स वेरी वेरी इजी। ठीक, अच्छा जी, किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है? किरचॉफ सेकंड लॉ हमसे ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम कोई भी 2 पॉइंट अगर चुन लें, कोई भी 2 जो हमारा मन करे, तो उन 2 पॉइंट के अक्रॉस या उन 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि हम किस ब्रांच के थ्रू वो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ब्रांच चोजन। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी डेल्टा वी बिटवीन बिटवीन 2 पॉइंट्स, delta V between 2 points of a circuit is independent of branch chosen, branch chosen। ये बात है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रांच चोजन। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रांच चोजन। ये हो गई हमारी किरचॉफ लॉ, जिसका बड़ा मजेदार और बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है जी, चलिए जी, अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो तुम सब अच्छे से जानते हो, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सीरीज में अगर रेजिस्टेंसेस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे, ये मान लेते हैं 2 रेजिस्टेंस हैं जो सीरीज में है, तो हम अच्छे से जानते हैं कि अगर ये R1 है और अगर ये R2 है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज एज सिंपल एज R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज R1 प्लस R2। और ऐसे ही अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं, जैसे ये एक रेजिस्टेंस है R1 और ये एक रेजिस्टेंस है R2, है ना, R1 और R2, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इनका जो इक्विवेलेंट है 1/R इक्विवेलेंट दैट इज 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 प्लस 1/R2, है ना। और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये ज्यादा यूजफुल एक्सप्रेशन है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो बस टू बी रिमेंबर्ड जो बात है वो ये है कि सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो बड़े से भी बड़ा आता है, और पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो छोटे से भी छोटा आता है, छोटे से भी छोटा आता है ना, ऐसा है। ठीक, अच्छा जी, जैसे जैसे अब देख फटाफट से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन पर। तो जैसे कि हमारे सामने ये प्रश्न है, तो देखो ध्यान से, पॉइंट ए और पॉइंट डी आपस में कनेक्टेड है, तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, है ना। अच्छा जी, और पॉइंट सी
और पॉइंट बी आपस में कनेक्टेड है इस वायर की मदद से, तो सी और बी का भी पोटेंशियल सेम हो गया। तो क्या तुम देख रहे हो कि हर रेजिस्टेंस का एक पॉइंट ग्रीन पर है और दूसरा पॉइंट पिंक पर है, तो क्या ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में हैं? 20 20 और 10 तीनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में हैं, है ना। हेंस 20 और 20 पैरेलल में है, इसका इक्विवेलेंट आया 10 और 10 और 10 का इक्विवेलेंट आया 5। आंसर हो गया 5 किलो ओम। बात हो गई खत्म, फटाफट निपटा दिया हमने। 2023 का ताजा ताजा प्रश्न, खा गए हम इस प्रश्न को, यूं ही कच्चा चबा गए कच्चा चबा गए इधर आ जाते हैं। 5 इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, शोन दैट द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच नेट रेजिस्टेंस चाहिए। आप चाहें तो इसको ऐसे खोल लीजिए, इसको पकड़ के ऐसे खोल लीजिए। अगर आप इसको ऐसे खोल लेंगे, है ना, अगर आप ऐसे इसको खोल लेंगे तो ये आपको व्हीट स्टोन जैसा दिखाई देगा, ये वाला रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, व्हीट स्टोन जैसा दिखाई देगा। तो ये आर 2R सीरीज में, ये भी 2R सीरीज में, और 2R आपस में पैरेलल में। आंसर आ जाएगा कितना? आर। आंसर आ जाएगा आर, है ना। व्हीट स्टोन समझते हो ना, ऐसा। और देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सब 2023 का ही मसाला चल रहा है ना। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एज शोन इन दिस फिगर? ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए मुझे, ए पॉइंट और बी पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो अब मेरी बात ध्यान से समझना, इसमें एक तरह की सिमेट्रिसिटी है कि करंट अगर ऐसे गया तो करंट ऐसे ही लौट आएगा, दैट मींस ये रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। या व्हीट स्टोन भी दिख रहा है मुझे, देखो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S, ये व्हीट स्टोन ये काम नहीं करेगा। तो ये 4 और ये 4 सीरीज में 8, ये 4 और ये 4 सीरीज में 8, 8 और 8 पैरेलल में 4, 4 और 16 पैरेलल में, 4 और 16 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 4 और 16 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 16 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 4, है ना, करेक्ट है। तो तो आंसर आ गया हमारा कितना, ये हो जाएगा 20। तो 16 इंटू 4 डिवाइडेड बाय कितना 20, 4 5 20, 5 3 15, 5 2 10, 3.2 3.2 ओम ऑप्शन। 2023 का ये भी क्वेश्चन चबा गए हम, बुरी तरीके से चबा गए, है ना, ऐसा है, ठीक है जी। और देखिए करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस R2 पूछा है। R2 रेजिस्टेंस कहाँ पर दिया हुआ है? R2 रेजिस्टेंस शायद ये वाला रेजिस्टेंस है, इसमें करंट फ्लोइंग पूछा है कि भाई इसमें क्या करंट फ्लो करता होगा। तो सिंपल सीरीज पैरेलल की मदद से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे, ठीक है। होमवर्क में छोड़ दे रहा हूँ, करिएगा, क्योंकि वो सर्किट समझना पड़ेगा तब सॉल्व होगा, ठीक। तो इस प्रकार के सीरीज कॉम्बिनेशन, एक और क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर वुड बी। एन साइडेड पॉलीगन है जो कि एक वायर से बनाया गया था जिसका रेजिस्टेंस आर है। एन साइडेड पॉलीगन, जिसको मान लेते हैं मैं चित्र ऐसा दिखा दूं, अगर एन साइडेड है पर मैंने इसको डायग्रामेटिकली कुछ इस प्रकार से दिखा दिया, पर ये है एन साइडेड, ऐसा, है ना, ऐसा। तो 1 2 3 ऐसे एन है। टोटल वायर का रेजिस्टेंस आर था, तो हर वायर का रेजिस्टेंस कितना हो गया? आर बाय एन, आर बाय एन। और हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए बिटवीन दीज टू पॉइंट। तो क्या आर बाय एन 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 के n-1 रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो उनका हो गया कितना? n-1 इंटू आर बाय एन। और ये इस वाले आर बाय एन के साथ पैरेलल में है, ये रेजिस्टेंस इस वाले आर बाय एन के साथ पैरेलल में है ना। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, सो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय n-1 इंटू R बाय एन प्लस R बाय एन, है ना। तो एक R बाय एन तो कट जाएगा, कट आ जाएगा, और हमें क्या दिखाई देगा? हमें दिखाई देगा ये R बाय एन तो कट गया, और नीचे में क्या बचा मेरे पास? n-1 प्लस 1, n बचा है, तो n-1 R बाय एन स्क्वायर, n-1 R बाय एन स्क्वायर। ये R1 R2 अपन R1 प्लस R2 उल्टा लिखा हुआ है, n-1 है ना भाई, R बाय एन स्क्वायर ये है, पर ये आंसर में फॉर्मेट में गड़बड़ कर दी है, ठीक है जी। इस तरह की कहानियां हैं। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब जैसे हमारे रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन है, ऐसे हमारी बैटरी के भी कॉम्बिनेशन। जैसे ये कई सारी बैटरी आपको दिखाई दे रही है ना। अगर बैटरी की पोलैरिटी सेम सेंस में है तो उनके ईएमएफ जुड़ जाएंगे, हम अच्छे से जानते हैं। पर अगर कोई बैटरी मैंने रिवर्स कर दी तो उसका ईएमएफ घटेगा, एज सिंपल एज दैट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक छोटा सा सर्किट एग्जाम्पल के रूप में रखूं कि मान लेते हैं कि ये एक बैटरी, ये उसका रेजिस्टेंस, ये एक दूसरी बैटरी, ये उसका रेजिस्टेंस, और ये तीसरी बैटरी उल्टी कर दी मैंने, और ये उसका रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद सम अदर रेजिस्टेंस, ऐसा। तो बता दो सर्किट में करंट वगैरह क्या चलेगा, है ना। कुछ वैल्यूज दे देते हैं। मान लेते हैं 4 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम का रेजिस्टेंस, 1 वोल्ट की बैटरी, 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये 2 वोल्ट की बैटरी और 1 ओम का रेजिस्टेंस, और ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे? हम इन तीनों बैटरीज का सीरीज कॉम्बिनेशन है ऐसा देखेंगे,
ये बैटरी और ये बैटरी तो सेम पोलैरिटी में जुड़ गए, ये घटेगा। तो 4 + 1 - 2, 3 वोल्ट इज द ईएमएफ ऑफ द सर्किट। हमें अगर सर्किट में करंट चाहिए तो सर्किट में करंट होता है ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ईएमएफ है 3, रेजिस्टेंस हो गया 2, 3, 4, 5, 6 एम्पियर्स। दैट मीन्स हाफ एम्पियर का करंट, हाफ एम्पियर का करंट इस प्रकार से हाफ एम्पियर का करंट सर्किट में फ्लो करेगा। समझ गए? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक इसी प्रकार से पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये बैटरीज पैरेलल में लगी हुई हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आता है, ई इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई बाय आर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1/r। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका इस्तेमाल करना अगर अच्छे से आ जाए किसी को, तो क्वेश्चन बहुत आराम से केवल बैटरी के पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व किए जा सकते हैं। समेशन ऑफ ई बाय आर बाय समेशन 1/r। ध्यान रखना है कि जब हम ऊपर में समेशन ई बाय आर करेंगे तो साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे, है ना, साइन के साथ फॉलो करेंगे तभी बनेगा। ठीक है जी, ऐसा है। ठीक, आइए इस पर जरा देखें। तो टू सोर्सेज ऑफ इक्वल ईएमएफ आर कनेक्टेड इन सीरीज, द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, internal resistance of the sources are R1 and R2. If the potential difference across the source of internal resistance R1 is 0, then the value of capital R will be equal to. So two sources of equal EMF are connected in series. ठीक है जी। तो दो सोर्सेज है इक्वल ईएमएफ के और सीरीज में कनेक्टेड है। तो ऐसे दिखा देते हैं। ये हो गया एक सोर्स, ये उसका रेजिस्टेंस हो गया, ये प्रोबेबली हो गया दूसरा सोर्स और ये उसका रेजिस्टेंस हो गया, ऐसा है ना। एंड कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, एंड दिस इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर। ये हो गया कैपिटल आर। सोर्स के ईएमएफ बराबर है, क्वेश्चन ने कहा, तो ये भी ई, ये भी ई, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2। अब वो क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सोर्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R1 इज 0। मतलब अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट ले लूं A और यहाँ कोई पॉइंट ले लूं B, तो VA माइनस VB की वैल्यू 0 है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। सबसे पहले तो हम सर्किट का करंट निकालते हैं, है ना। तो सर्किट में फ्लो करने वाला जो करंट है, जो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, उसकी वैल्यू कितनी होगी। टोटल ईएमएफ कितना है सर्किट का, 2E। टोटल ईएमएफ कितना है सर्किट का, 2E। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2, कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2, ये है सर्किट का करंट। और अब अगर मैं ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहूं, तो वह है E माइनस ऑफ IR1, हेंस E माइनस ऑफ I, जो कि ये है 2E डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 इंटू R1 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बनेगा, है ना, सही बात है। तो क्या कैपिटल आर को हम R1 R2 के टर्म्स में ला सकते हैं, ई तो कट गया, देखो हम कैपिटल आर को R1 R2 के टर्म्स में ला सकते हैं, ऑप्शन मैच करा सकते हैं। आंसर नहीं दिया है तो फिर आंसर निकाल लेते हैं। ई तो कट गया, देखो ई तो हट गया, ई तो कट गया, है ना। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा है, इसको उधर ले जाते हैं, तो 1 इज इक्वल टू 2R1 डिवाइडेड बाय R प्लस R1 प्लस R2, 2R1, है ना, सही है। हेंस R1 माइनस R2 इज कैपिटल R, ये आंसर आ गया। R1 माइनस R2 इज कैपिटल R, ठीक है। R1 माइनस R2 इज कैपिटल R। और देखिए, और देखिए, वैल्यू ऑफ करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस, इसमें करंट चाहता है, इसमें क्या करंट होगा, इसमें करंट बता दीजिए। क्या मैं इसको और इसको एक बैटरी के कॉम्बिनेशन जैसा ले सकता हूँ। इनफैक्ट मैं चाहूं तो इसको भी एक बैटरी बना सकता हूं जिसका ईएमएफ 0 है, और सीधे ही इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूं एज ई इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। तो ध्यान से सुनना, मैं जो कर रहा हूं उसको ध्यान से समझना। अगर ये पॉइंट ए है और अगर ये पॉइंट बी है, तो मैं सीधे ही वी ए माइनस वीबी की वैल्यू लिख रहा हूं, वी ए माइनस वीबी की वैल्यू लिख रहा हूं यूजिंग समेशन ई बाय आर डिवाइडेड बाय समेशन 1/r। तो देखो 140 डिवाइडेड बाय 20, 140 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 6, ये मैंने समेशन ई बाय आर किया, इसको भी एक बैटरी मान लिया जिसका रेजिस्टेंस 0 है ना, डिवाइडेड बाय 1/r का मतलब हो गया 1/20 प्लस 1/5 प्लस 1/6। ये मुझे क्या मिला, मुझे सीधे वी ए माइनस वीबी मिला। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, करंट पूछा है 6 ओम वाले रेजिस्टेंस में। हेंस अगर करंट आई है तो दिस शुड बी इक्वल टू आई इंटू 6। क्या हम आई की वैल्यू निकाल पाएंगे, बड़े मजे से निकाल पाएंगे, बहुत ही आसान, बहुत ज्यादा इजी, है ना, ऐसा है। 5 आइडेंटिकल सेल्स
of internal resistance 1 ohm and 5 volt are connected in series and in parallel with an external resistance of capital R, for what value of capital R current in series and parallel combination will be same? 5 identical cells each of internal resistance 1 ohm and EMF 5 volt are connected in series, ठीक है, and in parallel with an external resistance R. दो केस है, तो पहला सब लोग सीरीज में है, तो सब लोग जब सीरीज में है 5 आइडेंटिकल इट्स लाइक सेल्स हैं, तो ईएमएफ तो हो जाएगा 5 इंटू 5, तब सीरीज में है ना। और टोटल रेजिस्टेंस जो है वो हो जाएगा, सब लोग 1 ओम के हैं तो 5 ओम प्लस कैपिटल आर प्लस 5, दिस वुड बी द करंट जो सर्किट में फ्लो करेगा फर्स्ट सर्किट में, ठीक है, फर्स्ट सर्किट में। अब वो क्या चाहता है, वो चाहता है करंट दोनों केस में सेम हो। दूसरा जो केस है जिसमें सारे 5 वोल्ट के 5 वोल्ट की बैटरी पैरेलल में, उसमें इक्विवेलेंट ईएमएफ 5 ही बनेगा और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस 1/5 हो जाएगा, है ना। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ तो 5 ही बनेगा, तो 5 ही बना ऐसा, और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 1/5 हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से, तो R प्लस 1/5 ये इक्वेशन बनेगी। इसको सॉल्व कर लीजिए R की वैल्यू निकालने के लिए, समझ गए, समझ गए, चलिए जी बढ़िया। इस तरह के क्वेश्चन हमें दिख जाएंगे। एक और है, चलो एक और कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल सेल whether connected in series or parallel provide the same current through an external resistance of 2 ohm, then the value of the internal resistance of each cell। पिछले वाला क्वेश्चन ही है, देखो रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा, ठीक। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं इसके बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके तो मैंने आपको बता ही दिए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, इट्स लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज। उसके अलावा छोटे मोटी चीजें होने, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज, हम जानते हैं 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है और एक स्पेसिफिक सिचुएशन अगर फुलफिल हो जाए तो बीच वाले में करंट नहीं बहता है, जैसा कि ये 1 2 3 4 5 का कॉम्बिनेशन है, 3/6 इसमें करंट नहीं बहेगा, है ना। ये दोनों सीरीज में 3 3 6, ये सीरीज में 6 6 12, अब 12 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन और 2 ओम का रेजिस्टेंस नीचे लगा है, सर्किट में करंट निकालते क्या फटाफट फटाफट कर जाओगे, फटाफट फटाफट कर लोगे, कोई कष्ट नहीं है। इधर आ जाओ, देखो ये भी व्हीटस्टोन है, देखो समझो, R 2R 3R 6R, देखो R 2R 1:2, 3R 6R 1:2। कौन काम नहीं कर रहा है बच्चों, कौन काम नहीं कर रहा है, ई बबुआ काम नहीं कर रहा है। तो 3R और R 4R सीरीज, 6R और 2R 8R सीरीज, ये आपस में दोनों भाई पैरेलल, 2023 का ताजा ताजा प्रश्न, ठीक। इसके अलावा एक दो छोटे छोटे मेथड और हैं, जैसे पॉइंट पोटेंशियल मेथड। पॉइंट पोटेंशियल मेथड बहुत कम क्वेश्चंस में यूज होता है, तभी यूज हो पाता है पॉइंट पोटेंशियल मेथड जब बहुत सारी बैटरीज आपको दिख जाएं जो कि आपस में कनेक्टेड हो, है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, इस तरह की कोई सिचुएशन हो, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा कुछ हो सपोज, तो दिख रही है ना कई सारी बैटरीज म्यूचुअली कनेक्टेड, है ना। तो मान लेते हैं कि लाइक दिस इज 1 वोल्ट एंड दिस इज लाइक 2 वोल्ट, दिस इज 2 ओम, दिस इज लाइक 3 ओम एंड लेट अस से 3 वोल्ट। अब मान लेते हैं सर्किट को सॉल्व करना है, तो हम इस ऐसे किसी सर्किट में किसी भी आर्बिट्री पॉइंट को 0 वोल्ट मान सकते हैं। तो मान लेते हैं मैंने इस पॉइंट को 0 वोल्ट मान लिया, 0 वोल्ट, तो अगर मैं इसको 0 मान लूंगा तो ये वाला 3 वोल्ट बन जाएगा, तो ये 3 वोल्ट बन गया। ये 0 मान लिया तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, समझ रहे हो। ये 0 हो गया, ये 1 वोल्ट की बैटरी है तो क्या ये 1 वोल्ट हो गया, तो ये भी 1 वोल्ट हो गया, ये पॉइंट भी 1 वोल्ट हो गया। अब ध्यान से देखना, ये 3 वोल्ट, ये 1 वोल्ट, तो क्या करंट इस डायरेक्शन में बहेगा, हायर से लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2। हेंस इस ब्रांच में अगर I1 करंट है तो I1 करंट की वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 3 एम्पियर्स, 2/3 एम्पियर्स। यहाँ आ जाओ, ये 0, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, है ना। सो दैट 0 - 2 is 2, नाउ दिस इज -2, दिस इज 1, तो करंट ऊपर से नीचे आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 3 का हुआ, 3/2 एम्पियर्स का करंट ऊपर से नीचे आएगा। समझ गए मेरी बात, करेक्ट है। हेंस 3/2 एम्पियर का करंट ऊपर से नीचे आया, उसमें से 2/3 एम्पियर इधर चला गया। देखना ध्यान से, किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाओ, इधर यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, तो यहाँ करंट कितना आया 3/2 एम्पियर्स, उसमें से इस ब्रांच में कितना करंट चला गया 2/3 एम्पियर्स, 2/3 एम्पियर्स। तो फिर इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा 3/2 - 2/3, 3/2 - 2/3, 9 - 4 5/6, हेंस 5/6 एम्पियर का करंट इस ब्रांच में जाता। क्या मैंने सब कुछ सॉल्व कर दिया, मिनटों में, चुटकियों में, चटपट सॉल्व कर दिया। पॉइंट पोटेंशियल मेथड की बड़ी खास बात है कि चटपट सॉल्व हो जाता है इससे, पर सब जगह नहीं लगता है बस,
सिमेट्रिसिटी ऑफ सर्किट, सर्किट सिमेट्रिकल अगर है, जैसे पीछे क्वेश्चन था जिसमें मैंने सिमेट्रिसिटी का इस्तेमाल किया था, व्हीटस्टोन भी सिमेट्रिसिटी के आधार पर ही होता है। तो अगर हमें ऐसा दिख जाए कि सर्किट में कुछ हिस्से सिमेट्रिकल हैं, है ना, तो फिर हम हम कुछ हिस्सों को हटा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सर्किट सॉल्विंग की सारी राम कहानी, सारी बातें सर्किट सॉल्विंग में जो जरूरी है, एसेंशियल है, सारी बातों पर मैंने आपसे बात करी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको देखने के बाद एक बहुत ही लाइटनिंग स्पीड से चमक जैसा सारे फंडे क्लियर हो गए होंगे, सारा रिवीजन हो गया होगा, क्योंकि इस पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा बनते हैं, बहुत ही ज्यादा बनते हैं, है ना। तो फटाफट फटाफट से क्वेश्चंस को देखकर, चीजों को समझकर, मैं होमवर्क में भी क्वेश्चन छोड़ूंगा, उनको कर कर चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, आ जाइए, बच गई जो छोटी छोटी चीजें उनको देखें। इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें तो पावर का फंडामेंटल एक्सप्रेशन है करंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, इसको दिमाग में बिठाइए। तो करंट, पावर इज फंडामेंटली करंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये पावर का फंडामेंटल मोड है। हमारे सिलेबस में दो लोगों की पावर है, पावर ऑफ रेजिस्टेंस, पावर ऑफ बैटरी, दो लोगों की पावर है, पावर ऑफ रेजिस्टेंस एंड पावर ऑफ, पावर करस्पॉन्डिंग टू बैटरी, पावर करस्पॉन्डिंग टू बैटरी। ठीक है भाई। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम दो जगह पर करेंगे। तो अगर हम पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंसेस की बात करें, पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंसेस, पावर, पावर ऑफ रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंसेस की अगर हम बात करें, और उधर हम बात करें पावर ऑफ बैटरीज की, पावर ऑफ बैटरीज, पावर ऑफ बैटरीज की बात करें, है ना। तो रेजिस्टेंसेस के थ्रू जो पावर होगी, वो अगर मैं आई, पी इज इक्वल टू आई इंटू वी से लिखूं, और वी को मैं आर लिख सकता हूँ, आई इंटू आर लिख सकता हूँ, वी इज इक्वल टू आई आर से। हेंस पावर का पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एक बहुत ही प्यारा सा एक्सप्रेशन बनेगा। तो रेजिस्टेंस की अक्रॉस पावर है आई स्क्वायर आर, विच इज फर्दर इक्वल टू, अगर अभी तो मैंने इस v को आई आर रखा था, अगर मैं इस i को v बाय आर रख दूं तो v स्क्वायर बाय आर हो जाएगी, विच इज फर्दर इक्वल टू आई इंटू वी, वो तो फंडामेंटल पावर है ही। हेंस रेजिस्टेंस की पावर को लिखने के एक नहीं, दो नहीं, तीन तरीके हैं। रेजिस्टेंस की पावर को लिखने के, या रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर को लिखने के तीन मेथडोलॉजी हैं, तीन तरीके हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हो? रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर को लिखने के तीन तरीके हैं हमारे पास, ये रहे तीनों तरीके। अच्छा जी, बैटरी में आ जाए। बैटरी के अक्रॉस पावर अगर लिखने की बात की जाए, तो अगर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, बैटरी का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है अगर, तो दैट मीन्स बैटरी इस प्रकार की है, ऐसी, ये ई है, ठीक है, ये ई है। तो बैटरी चार्ज हो रही है कि डिस्चार्ज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग उसकी पावर को लिखा जाता है, समझा जाता है। अगर बैटरी चार्ज हो रही है, करंट अगर बैटरी के अंदर जा रहा है ऐसे, ऐसे, तो बैटरी की पावर नेगेटिव के साइन के साथ ली जाएगी, माइनस ई आई। दैट मीन्स बैटरी पावर दे नहीं रही होगी, बल्कि ले रही होगी। डिस्चार्जिंग बैटरी की पावर, सॉरी, चार्जिंग बैटरी की पावर नेगेटिव मानी जाती है। और वहीं अगर ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती, वहीं अगर ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती ऐसे, करंट बाहर निकल रहा होता, डिस्चार्ज हो रही होती, आई करंट बाहर निकल रहा होता, ईएमएफ ई होता ऐसा, तो इसकी पावर को पॉजिटिव लेते हैं अपन, ई इंटू आई। समझ गए? ऐसा है। तो बैटरी की पावर पॉजिटिव कब? जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। बैटरी की पावर नेगेटिव कब? जब बैटरी चार्ज हो रही है। सिंपल, खत्म बात। तो रेजिस्टेंस और बैटरी, है ना, ऐसा करके हमें सारी कहानी समझ में पावर की आ जाएगी। ठीक है भाई। अब देखिए, रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी रिलीज इन टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। चूंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पावर का कौन सा फॉर्मूला लिखोगे? वी स्क्वायर बाय आर। बोलो, चूंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, तो क्या पावर का वी स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला लिखोगे ना भाई? तभी तो वी सेम रहेगा, है ना। हेंस पावर इनवर्स रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा, है ना, पावर इनवर्स रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। हेंस पावर का रेशियो 3:1 का बनेगा। अभी आपको सर्किट दिखा रखे हैं, आपसे क्या पूछा है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेजिस्टर्स आर शोन इन द फिगर, देन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर डिसिपेशन इज, व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर डिसिपेशन? आई 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 करंट है सब में, तो यहाँ रेजिस्टेंस कितना हो गया? 3R, तो यहाँ पावर हो गई आई स्क्वायर इंटू 3R। तो इस एक्सप्रेशन में आई स्क्वायर इंटू 3R की पावर है। यहाँ रेजिस्टेंस हो गया R/3, तो आई स्क्वायर इंटू R/3, आई स्क्वायर इंटू R/3 की कहानी है। यहाँ 2R और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन, 2R और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। तो कितना? 2R और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2/3R, तो आई स्क्वायर इंटू 2/3R।
और यहाँ आर आर पैरेलल में r/2 और r सीरीज में 3r/2, तो आई स्क्वायर इंटू 3r/2। क्या मैंने सबकी पावर लिख दी? अब इनको बड़े छोटे वगैरह के ऑर्डर में लगा दो। बी आंसर देता है, बी आंसर देता है। Electric appliances supply 6000 joule per minute heat to the system. If the system delivers a power of 90 watt, how long would it be to increase the internal energy? How long would it take to increase the internal energy by this? तो इतनी एनर्जी आनी चाहिए, है ना? 6000 जूल पर मिनट इलेक्ट्रिकल एप्लायंस सप्लाई कर रहा है 6000 जूल पर मिनट। इफ द सिस्टम डिलीवर्स अ पावर ऑफ 90 वॉट, है ना, एन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस सप्लाई 6000 जूल पर मिनट हीट टू अ सिस्टम। If the system delivers a power of 90 watt, how long will it take to increase the internal energy by this? तो 90 watt का मतलब हो गया 90 जूल पर सेकेंड। 90 watt का मतलब हो गया 90 जूल पर सेकेंड, और अगर टी टाइम लगता है इंटू टी शुड बी इक्वल टू द एनर्जी रिक्वायर्ड विच इज 2.5 इंटू 10⁻³ जूल। ये क्वेश्चन बनेगी, टाइम के लिए सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, h amount of thermal energy is developed by a resistor in 10 seconds when a current of 4 ampere is passed through it. Hence h is equal to I square, that means 4 का square into r into t, which is 10. If the current is increased to 16 ampere, the thermal energy developed by the resistor in 10 seconds would be, current is increased to 16 ampere, बाकी सब कुछ सेम रखा और करंट का तो स्क्वायर हो रहा है ना, तो 4 को 16 कर दिया, है ना, तो क्या 16 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा। तो पावर डेवलप्ड, थर्मल एनर्जी डेवलप्ड बाय द रेजिस्टर इन 10 सेकंड्स विल बी, इन 10 सेकंड, इफ द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड बाय द रेजिस्टर इन 10 सेकंड्स विल बी, है ना। तो h अमाउंट ऑफ एनर्जी हो रहा है जब रेजिस्टर में ना करंट ऑफ 4 एम्पियर इज बीइंग पास थ्रू इट, ऐसा है। और अब जो h डैश होगा दैट वुड बी 16 एम्पियर, तो 16 का स्क्वायर into r into 10, so this would be like 16 times of h, 16 times of h, d आंसर आएगा, 16 times of h, d आंसर आएगा। सही है। टू आइडेंटिकल हीटर फिलामेंट आर कनेक्टेड फर्स्ट इन पैरेलल देन इन सीरीज। आइडेंटिकल हीटर फिलामेंट है तो जब पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो r/2 रेजिस्टेंस बनेगा, सीरीज में कनेक्ट होंगे तो 2r बनेगा। एज द सेम वोल्टेज रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सेम टाइम फॉर पैरेलल टू सीरीज, v स्क्वायर बाय r से पैरेलल लिखी जाए, पावर लिखी जाएगी। तो पहले केस में पावर है v स्क्वायर बाय r/2, है ना, रेशियो चाहिए ना, और दूसरे केस में पावर है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। सही है भाई, ऐसा है ना। हेंस कितना आंसर आ गया, तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r/2, ये 2 ऊपर गया और ये 2 भी ऊपर जाएगा, तो 4:1, 4:1 की कहानी बनेगी। ठीक, ऐसा है। चलिए जी, फिर एक छोटी सी थ्योरम है जिसको एमपीटीटी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हमसे ये कहती है कि अगर ये कोई बैटरी है और ये अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है एंड दिस बैटरी इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर, ऐसा ऐसा ऐसा, तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, और अगर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरिएबल है, वेरिएबल है दैट मीन्स हम इसकी वैल्यू को वेरी कर सकते हैं, तो फॉर कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, द पावर across r is maximum, the power across r is maximum। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का स्टेटमेंट है, कभी कभी यूज होती है, बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है, कभी कभी यूज होती है। ठीक, चलिए जी, इसके साथ अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की सारी फंडामेंटल बातें खत्म कर चुके हैं और अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स मेजरिंग डिवाइसेस। तो मेजरिंग डिवाइसेस गैल्वोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, ये तीनों डिवाइस बिल्कुल एक जैसे हैं। इन तीनों ही डिवाइसेस की जो वर्किंग है वो कुछ ऐसी है कि अंदर में मैग्नेट होता है, उसमें एक कॉइल है, जैसे हम करंट पास कराते हैं ये डाइपोल बनता है, मैग्नेटिक फील्ड पहले से है। हेंस हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल पर टॉर्क लगाती है एज गिवन बाय m क्रॉस b, डाइपोल मोमेंट m क्रॉस b। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल हमेशा 90 डिग्री रहे। हेंस टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो डाइपोल मोमेंट जो कि है n i a, n है नंबर ऑफ टर्न्स, i करंट, a एरिया, इनटू b आएगा। ठीक, फिर एक टॉर्शनल स्प्रिंग, जैसे ये हेयर स्प्रिंग दिखा रखी है इसमें, ये कनेक्टेड होती है, जैसे ही कॉइल घूमेगी वो एक एंटी टॉर्क प्रोवाइड करेगी। हेंस अगर मान लेते हैं फाई एंगल घूम जाती है मेरी कॉइल, तो वो C5 का एक एंटी टॉर्क पैदा करेगी और दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। दैट मीन्स जो फंडामेंटल इक्वेशन बनेगी
गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर सब में वो है एन आई ए बी इज इक्वल टू सी फाई। एन आई ए बी इज इक्वल टू सी फाई, ये है मेन कहानी, ये है मेन स्टोरी। हम यहां से देख सकते हैं कि करंट डायरेक्टली फाई के प्रोपोर्शनल है, हेंस जितना ज्यादा एंगल निडल घूमेगी उतना ज्यादा करंट बह रहा होगा। ये बन जाता है एमीटर का सिद्धांत, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, ये बन जाता है एमीटर का सिद्धांत। समझ गए? ऐसा है। तो गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर तीनों एक जैसे ही हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस केवल इतना सा फर्क है कि गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है, हेंस गैल्वेनोमीटर में जो मैक्सिमम करंट जाता है वो काफी छोटा होता है। गैल्वेनोमीटर में जो मैक्सिमम करंट जा सकता है, मैक्सिमम करंट जो जा सकता है ना, उसको हम IG का सिंबल देते हैं, और ये IG वेरी स्मॉल, काफी छोटा होता है, मिली एम्पियर लेवल का होता है। इसी वजह से गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस कहलाता है। और गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस वैल्यू है उसको हम कैपिटल G, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, वो भी काफी छोटी होती है। तो गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है, बस इतने से काम चलेगा। गैल्वेनोमीटर का निडल बीच में रहता है ऐसे, करंट जिस दिशा में जा रहा है निडल उस दिशा में डिफ्लेक्ट हो जाता है, हेंस गैल्वेनोमीटर दो काम करता है, प्रेजेंस ऑफ करंट बताता है और डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है। गैल्वेनोमीटर के स्केल को अगर हम ग्रेजुएट कर दें तो ये एमीटर बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ये एमीटर बन जाएगा, है ना। पर लो रेंज एमीटर बनेगा, लो रेंज एमीटर बनेगा। हेंस गैल्वेनोमीटर के साथ क्या किया जाए कि उसकी रेंज बढ़ा सकें, तो गैल्वेनोमीटर, ये अगर गैल्वेनोमीटर है, ये अगर मेरा गैल्वेनोमीटर है, तो मैं गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस शंट अगर लगा दूं, ऐसे एक लो रेजिस्टेंस शंट लगा दूं, है ना, और अब इस पूरे डब्बे को, इस पूरी चीज को एक डब्बे के अंदर बंद कर दूं और उसको कहूं एमीटर, तो ये एमीटर बन जाएगा। दिस इज व्हाट एन एमीटर इज, तो ये एमीटर बन जाएगा। हेंस एमीटर के अंदर गैल्वेनोमीटर के साथ एक लो रेजिस्टेंस शंट पैरेलल में कनेक्टेड होती है। अब देखना होगा क्या, मान लेते हैं कि मेन करंट आया आई, या आई नॉट आया, चलो आई नॉट, मैक्सिमम करंट की बात करें, है ना। तो गैल्वेनोमीटर में आई जी, जो मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर में जा सकता है वो जाएगा, और यहाँ आई नॉट माइनस आई जी करंट जाएगा। क्योंकि ये दोनों भाई पैरेलल में हैं, हेंस इनके लिए एक इक्वेशन लिखी जा सकती है, आई जी इंटू जी, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई नॉट माइनस आई जी इंटू एस। और इस इक्वेशन की मदद से मैं शंट की वैल्यूज या रेंज बढ़ाना है तो क्या करना है वगैरह वगैरह काम बड़े आराम से कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो एमीटर में शंट होती है पैरेलल में और एमीटर लगता है सीरीज में, है ना। वोल्टमीटर में शंट होती है सीरीज में और वोल्टमीटर लगता है पैरेलल में। तो ये मेरा गैल्वेनोमीटर था, इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस शंट को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और अब इस पूरी चीज को एक डब्बे के अंदर बंद कर दिया। वो डब्बा कहलाएगा वोल्टमीटर, और वोल्टमीटर हमेशा कनेक्ट होगा पैरेलल में, वो वोल्टमीटर हमेशा कनेक्ट होगा पैरेलल में। क्या मेरी बात समझ रहे हो, है ना। हेंस मैक्सिमम करंट जो इसमें जा सकता है अगर वो है IG, तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग भी होती है उसका एक्सप्रेशन है IG इंटू जी प्लस एस। सही है, IG इंटू जी प्लस एस। ठीक है। तो वोल्टमीटर के अंदर है शंट सीरीज में, और वोल्टमीटर लगेगा पैरेलल में। एमीटर के अंदर शंट है पैरेलल में और एमीटर लगेगा सीरीज में। ठीक बात है, ठीक बात है भाई। चलिए जी। Two resistance 400 ohm and 800 ohm are connected in series across a 6 volt battery. Potential difference measured by voltmeter of 10 kilo ohm across 400 ohm resistor is close to। तो पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर की उसने रेजिस्टेंस वैल्यू दे दी है 10 किलो ओम। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, बहुत ही आसान है, कि 400 ओम और 800 ओम के दो रेजिस्टेंस है, 400 ओम और 800 ओम के दो रेजिस्टेंस हैं, 400 ओम या 800 ओम के दो रेजिस्टेंस ऐसे, और 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। दिस इज अ 6 वोल्ट बैटरी, है ना। और अब हमने क्या किया, द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय वोल्टमीटर ऑफ 10 किलो ओम रेजिस्टेंस अक्रॉस 400 ओम, 400 ओम वाली रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया ऐसे, और इस वोल्टमीटर का खुद का रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम, जो बहुत ज्यादा है ना, 10 किलो ओम जो काफी ज्यादा है। और अब हमसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बता दीजिए, कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, है ना, ऐसा है। तो चूंकि 10 किलो ओम बहुत ज्यादा है, हेंस हम मान लेंगे कि ये आइडियल वोल्टमीटर जैसा है, और जो 400 ओम के अक्रॉस वोल्टेज आएगा वही वही वोल्टमीटर की रीडिंग होगी, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है। तो
ये 6 वोल्ट का रेजिस्टेंस है। सर्किट में जो करंट चलेगा, करंट की जो वैल्यू होगी है ना V बाय आर, तो वो हो जाएगी V6 डिवाइडेड बाय आर, 8 + 4 12, 1200, ये तो होगा करंट। और 400 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसके लिए 400 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, है ना, तो 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो V का जो वैल्यू है वो होगा 6 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 400, 0000, 4 3 ज़ा 12 और 3 2 ज़ा 6, तो 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, है ना, 2 वोल्ट। सही बात है। अब चूंकि 2 वोल्ट तो तब आता है जब एक आइडियल आइडियल केस होता है, ये आइडियल तो है नहीं, तो स्लाइटली 2 वोल्ट से लेसर रिजल्ट पर मैं टिक कर सकता हूं, तो 1.95 पर मैं टिक कर सकता हूं। और 2 वोल्ट भी दिया हुआ है तो मैं इस केस में तो 2 वोल्ट पर ही करूंगा, है ना, 2 वोल्ट पर ही करूंगा। अदरवाइज मैं 1.95 भी सेलेक्ट कर सकता था। अ सर्किट टू वेरीफाई ओम्स लॉ यूजेस एमीटर वोल्टमीटर इन सीरीज और पैरेलल कनेक्टेड correctly to the resistor in the circuit. Emitter is always used in parallel. गलत, both emitter voltmeter must be connected in parallel. Emitter connected in series and obviously voltmeter connected in parallel. 2020 में पूछा हमसे ई प्रश्न। चलिए जी, इसके अलावा अब हमारे पास और जो डिवाइसेस हैं वो है मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज बेसिकली व्हीटस्टोन पर बेस्ड होता है और अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने में मदद करता है। तो R1 R2 करके दो रेजिस्टेंस हैं और मान लेते हैं कि ये L लेंथ पर गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग अगर दे रहा है ना, तो व्हीटस्टोन बन गया एक तरह का। हेंस आपको ये दिखाई देना चाहिए कि R1 डिवाइडेड बाय RAD इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय RD, इसको भी कुछ नाम देना पड़ेगा, ABC नाम दे देते हैं, C, RDC। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से समझना, RAD बाय RDC, तो मैं रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रोहो इंटू एल बाई का इस्तेमाल करूं तो रोहो और ये तो दोनों के लिए सेम है, तो वो लेंथ के रेशो में आ जाएगा। दैट मीन्स L अपॉन 100 माइनस L, और ये रेशो RAD बाय RDC का रेशो इधर R1 बाय R2 है। तो बस हमें एक बहुत आसान इक्वेशन मिल गई कि R1 बाय R2, R1 बाय R2, R1 बाय R2 इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। ये वर्किंग प्रिंसिपल हो गया मेरे मीटर ब्रिज का, बहुत आसान। तो रेजिस्टेंस की वैल्यूज निकालने का काम करेगा और बहुत ही सिंप्लीफाइड, बहुत इजी तरीके से चीजें रहेंगी। पोटेंशियोमीटर, आ हा मजा आ गया, सिलेबस में अब नहीं है, बहुत ही बढ़िया बात है ना, अब सिलेबस में नहीं है तो पोटेंशियोमीटर की कोई बात नहीं करेंगे। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर अब सिलेबस में नहीं है, बहुत ही बढ़िया बात हो गई, मजा ही आ गया। ठीक है जी, झंझट बचे हमारे। चलते 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 अब हम आ गए हैं बिल्कुल आखिरी कदम, आरसी चार्जिंग सर्किट, जो वैसे तो कैपेसिटर का हिस्सा है ना, पर इसको भी यहाँ पर देखा जाता है। तो एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर कनेक्टेड विद अ बैटरी, ये सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन। ठीक, इसको तो कैपेसिटर के अक्रॉस अगर चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू, कैपेसिटेंस सी, रेजिस्टेंस आर, बैटरी एएमएफ ई, तो चार्ज ऑन अ कैपेसिटर as a function of time is given by q is equal to q naught into 1 minus of e की पावर माइनस टी बाय टाउ, है ना, है ना, टाउ टाइम कांस्टेंट है, विच इज इक्वल टू आर इंटू सी, आर इक्वलेंट इंटू सी इक्वलेंट। ये बात है, चार्ज एक्सपोनेंशियली समय के साथ ग्रो करेगा और थोड़ी देर बाद स्टेडी स्टेट आ जाएगी। Q वर्सेस T का अगर अपन ग्राफ खींचना चाहें, चार्ज Q वर्सेस T का ग्राफ खींचना चाहें, तो वो Q वर्सेस T का ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा, कुछ इस प्रकार से आएगा, है ना, ऐसा है। तो बड़े स्ट्रेट क्वेश्चन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पे बनते हैं और ऐसे ही डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पे बनते हैं। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का मतलब है कि एक ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर को हमने रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, ऐसे, है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसा, और अब इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है समथिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे। तो किसी भी टी टाइम पर चार्ज जो होगा कैपेसिटर पर, दैट कैन बी रिटन एज q इज इक्वल टू q नॉट e की पावर माइनस टी बाय टाउ, q इज इक्वल टू q नॉट e की पावर माइनस टी बाय टाउ, और चार्ज एक्सपोनेंशियली डिके करेगा। चार्ज का समय के साथ कैसा ग्राफ बनेगा, q वर्सेस t का ग्राफ कैसा बनेगा, q वर्सेस t का ग्राफ एक्सपोनेंशियल बनेगा, समथिंग, सही है, ऐसा है। ठीक है जी, चलिए भाई साहब, इसके साथ ही चलो एक क्वेश्चन है। तो कैपेसिटर है और कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी, 200 वोल्ट, टाइम टेकन बाय द कैपेसिटर टू बी चार्ज टू 50 वोल्ट।
है ना। तो 100 वोल्ट की बैटरी, कैपेसिटर को 50 वोल्ट चार्ज होने में कितना समय लगेगा, तो 50 वोल्ट में कैपेसिटर कितना चार्ज जुगाड़ लेगा, Q इक्वल टू CV से चार्ज लिखेंगे, फिर इक्वेशन में उठा के सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए जी, इसके साथ ही सारा खेल खत्म हो जाता है। पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी, बड़ा यूनिट, काफ़ी सारी चीज़ें, और हमें 1 घंटा कितना 20 मिनट के आसपास हुआ है ना। तो करीब करीब 60 और 20 80 मिनट के आसपास में हमने लगभग लगभग सब चीज़ों को फटाफट फटाफट निपटा लिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये माइंड मैप जो है ये आपको सारी बातें कम समय में रिफ्रेश करने में बहुत ज़्यादा योगदान देगा। अब मेरा काम खत्म है और तुम्हारा काम शुरू हो गया है, तुम्हारा काम शुरू हो गया है। तो भाई मैंने इसमें कुछ 10 के आसपास क्वेश्चन छोड़े हैं, सब PYQs हैं, ये आपको होमवर्क में कर लेने हैं, ठीक है। तो आपको क्या क्या कर लेना है, आपको होमवर्क क्वेश्चंस कर लेने हैं जो PDF में है, और थोड़े और PYQs जो आपके पास PYQs की बुक होंगी उनकी मदद से थोड़े और PYQ करके इसको नक्की कर देना है, ठीक है। चलिए जी, तो एक और यूनिट खत्म कर दिया हमने, एक और यूनिट आगे बढ़ गए, एक कदम और आगे बढ़ गए। धीरे 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 इसी प्रकार से समय कम होता जाएगा, मंजिल करीब आती जाएगी, है ना। हिम्मत नहीं हारनी है, थकना नहीं है, और पूरे जोश और जुनून के साथ लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, ठीक है जी। मेरा प्यार और हम सबका प्यार सभी बच्चों के साथ है, और तुम्हारा प्यार भी हमारे साथ है, और ऐसे ही हैंड इन हैंड, हाथ में लाकर हम आगे बढ़ते रहेंगे, मंजिलें, नई नई मंजिलों को क्रॉस करते रहेंगे, उन सपनों को पूरा करते रहेंगे जो सपने हमने और तुमने मिलकर देखे हैं। उसके लिए खूब मेहनत करने की जरूरत है, जो तुम कर भी रहे हो ऐसे ही करते रहो, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद मेरा आप सब लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं मनीष शर्मा विदा लेता हूं, बहुत ही जल्दी मिलूंगा, फिर आगे की कहानी आपको सुनाऊंगा एक और माइंड मैप के साथ नेक्स्ट वीक सैटरडे को। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।